रात के ठीक 2 बजे मेरा दिल पहली बार सच में टूट गया। मैं आधी नींद में थी, तभी ड्राइंग रूम से अपनी बहू की दबे दबे स्वर में आती आवाज़ सुनी, हाँ मैडम, कल सुबह ही ले आएंगे उनको, ओल्ड एज होम। सब पेपर रेडी हैं। मेरे कानों में जैसे घंटी बज उठी। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा शायद सपना देख रही हूँ। फिर मैंने अपने ही बेटे की धीमी आवाज़ सुनी, जो भी करना है जल्दी करिए, मम्मी को ज्यादा पता चलने से पहले काम हो जाना चाहिए। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं उनकी माँ नहीं, एक बोझ बन चुकी हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कभी अपने ही घर में मेहमान जैसे महसूस हुए हों, तो प्लीज इस कहानी को पूरा सुनिए और कमेंट्स में बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं, ताकि मुझे भी लगे कि ऐसी दर्दनाक कहानी सुनते वक्त मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा नाम मीरा देवी है। मेरी उम्र 70 साल है। 5 साल पहले मैं अपने बेटे रोहन और बहू काव्या के साथ जयपुर के एक अच्छे से मकान में आकर रहने लगी थी। मुझे लगता था यही मेरा घर है, यही मेरी बुढ़ापे की सच्ची पनाह है। आज मैं जान चुकी हूँ, सबसे बड़ा धोखा अक्सर परिवार के नाम पर ही मिलता है। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मेरे पति शरद जी का निधन हुआ। हम दोनों ने साथ साथ पूरी जिंदगी मेहनत की थी। वो स्कूल में हेडमास्टर थे और मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी। हमने थोड़ी थोड़ी बचत करके अजमेर में एक छोटा सा फ्लैट लिया, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट बनाए, थोड़ी जमीन अपने गांव के पास ली। शरद जी के जाने के बाद मैं उस छोटे फ्लैट में अकेली रह गई। अकेलापन काटने लगा, पर मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। गैस का सिलेंडर खुद बुक करती, बैंक जाती, बिजली का बिल भरती, सब संभाल रही थी। इसी बीच एक दिन रोहन अचानक घर आ गया। आंखों में आंसू भरकर बोला, माँ, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? पापा भी नहीं रहे। मैं आपका एक ही तो बेटा हूँ। आप हमारे साथ जयपुर चलो, हम सब एक साथ रहेंगे, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसके शब्दों में इतना प्यार था कि मेरा दिल पिघल गया। उसने कहा, आप वो फ्लैट बेच दीजिए, पैसे किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, खाना पीना दवा सब मैं देख लूंगा, आप बस आराम कीजिए। उस दिन मुझे लगा, वाह क्या संस्कारी बेटा मिला है। मुझे लगा मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनना चाहता है। मैंने अपना छोटा सा फ्लैट बेच दिया, पर एक बात मैंने किसी को नहीं बताई। उन पैसों को मैंने सीधे अपने नाम से एक लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में लगवा दिया। साथ में पहले से जो निवेश थे सब जोड़ दिए। बैंक मैनेजर ने कहा, आंटी, अगर ऐसे ही रहने दिया तो अगले 5-10 साल में ये रकम काफी बढ़ जाएगी। मैंने कागज संभाल कर फाइल में रख दी और मन ही मन सोचा, पैसा तो जिंदगी भर की मेहनत का है, इसे मैं किसी पर भी पूरी तरह निर्भर होकर नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी एक गलती के बीच एक सही चाल थी। जयपुर में शुरुआत के दिन बहुत अच्छे लगे। काव्या मुस्कुराती हुई बोली, मम्मी जी, आप आ गईं? अब तो घर में जान आ जाएगी। मैं ऑफिस जाऊंगी, आप घर संभाल लेना, मुझे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। रोहन रात को मेरे लिए चाय बना लाता, पूछता, माँ, दवा समय से खा ली ना? मैं भी खुश होकर सबके लिए खाना बनाती, पोती पोते के सपने देखती। सोचा अब बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले तो बदलाव इतना छोटा था कि मैंने नजरअंदाज कर दिया। जैसे एक दिन काव्या हंसते हंसते बोली, मम्मी जी, आप रोटी थोड़ी कम खाइए, आपकी उम्र में मोटापा ठीक नहीं है। मैंने इसे उसकी चिंता समझकर हंसकर टाल दिया। फिर एक दिन उसने कहा, मम्मी जी, जब हमारे दोस्त घर आए तो आप अपने कमरे में ही रहिए ना, आपको तकलीफ भी नहीं होगी और घर भी हल्का फुल्का लगेगा। उसने शब्द बहुत मीठे रखे, लेकिन मतलब साफ था। मैं मेहमानों को दिखाने लायक फेस नहीं रही। रोहन के सामने कभी कभी मैं हल्का सा विरोध करती, बेटा, मुझे भी बाहर बैठने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है। वो बिना मेरी आंखों में देखे कहता, अरे माँ, काव्या की भी सुन लिया कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, आपकी उम्र हो गई है, आप क्यों थकती हैं? धीरे धीरे आराम शब्द का मतलब बदल गया। आराम का मतलब था दिखाई मत देना,
कुछ महीनों बाद तो हाल ये हो गया कि खाना भी अलग बनने लगा। रात को वो दोनों पनीर, पास्ता, अच्छा खाना खाते और मुझे रसोई में बची हुई दाल, सूखी रोटी मिलती। एक दिन मैंने धीमे से कहा, काव्या, थोड़ा सा सब्जी मुझे भी दे देती, आप लोगों के साथ बैठकर खा लेती। वो मुस्कुराकर बोली, अरे मम्मी जी, आपको तो हल्का खाना ही अच्छा है, और वैसे भी आप तो जल्दी सो जाती हैं, आपकी टाइमिंग अलग है, आप पहले खा लिया कीजिए। उसके शब्द मीठे थे पर दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। सबसे ज्यादा चोट तब लगी जब मैंने एक रात उनकी बातों को दीवार के उस पार से साफ साफ सुना। मैंने बर्तन धोकर जैसे ही सिंक से हाथ हटाए, बेडरूम से काव्या की तेज चिड़चिड़ी आवाज आई, रोहन, मैं ये सब और कितने दिन झेलूं? ऑफिस, घर और ऊपर से आपकी माँ, ये कोई जिंदगी है? रोहन ने थकी हुई आवाज में कहा। तो क्या करूं? वो मेरी माँ है? हाँ, आपकी माँ है, मेरी नहीं। काव्या लगभग फट पड़ी। और सुनिए, मैं आपकी माँ की फुल टाइम नर्स बनने के लिए आपसे शादी नहीं की थी। मेरे हाथ से प्लेट फिसलते फिसलते बची। मैं वहीं सिंक के पास खड़ी रह गई, जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। अगले कुछ हफ्ते तो जैसे नरक बन गए। काव्या ने सीधे सीधे मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सामने से गुजरती तो न नमस्ते न नजर। मैं बात करती तो एक शब्द में जवाब देती या फोन में घुस जाती। रोहन भी अब घर आते ही माँ कैसे हो कहने के बजाय सीधे टीवी ऑन कर देता या मोबाइल में घुस जाता। सबसे बुरा था उनका डिस्कशन। एक शाम मैं पानी लेने किचन के पास पहुंची तो आवाजें फिर सुनाई दी। काव्या बोली, देखो, अब वो काम भी धीरे करती हैं। सुबह की चाय बनाने में आधा घंटा लगा देती है। घर का काम भी मैं ही कर रही हूँ। ये ऐसे नहीं चलेगा। रोहन ने धीमी आवाज में कहा। तो क्या करें? काव्या बोली, ऑप्शंस देखो ना। आजकल इतने अच्छे अच्छे केयर होम हैं, पेड फैसिलिटी है, डॉक्टर हैं, हेल्प है। हम पैसा दे देंगे, वो लोग देख लेंगे। शब्द वही थे, ऑप्शंस देखो। पर मेरे लिए वो शब्द एक तरह से डेथ वारंट थे। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, क्या सच में मैं इतनी परेशानी बन गई हूँ? क्या मैंने जिंदगी भर मेहनत करके खुद को काट कर अपने बच्चे के लिए जो बचाया, उसका बदला यही है? पर उन्हें क्या पता था, मैं पूरी तरह बेबस नहीं थी। शरद जी के साथ बिताए 60 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा था। कभी भी अपना पैसा और अपने कागज पूरी तरह किसी के भरोसे मत छोड़ो, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो। जब मैं अजमेर वाला फ्लैट बेचकर आई थी, तब मैंने वो सारा पैसा अपने नाम से अलग अलग F.D, म्यूचुअल फंड और सीनियर सिटीजन स्कीम्स में लगवा दिया था। रोहन को बस इतना ही पता था कि माँ ने फ्लैट बेच दिया, पैसा कहीं लगा हुआ है। पर अब तो वो हमारे साथ ही रहेंगी। उसे ये कभी समझ नहीं आया कि उसकी गरीब विधवा माँ के पास उसकी सोच से ज्यादा सिक्योरिटी है। और फिर वो रात आई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगस्त की उमस भरी रात थी। गर्मी इतनी थी कि पंखा भी बेअसर लग रहा था। मैं अपने छोटे से कमरे में सोने का दिखावा कर रही थी। रात के 2 बजे अचानक किचन में हल्की सी हलचल हुई। गैस वाला लाइट नहीं, बल्कि मोबाइल की हल्की रोशनी। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला। काव्या फोन पर थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर घर इतना शांत था कि हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। जी मैडम, कल सुबह 10 बजे तक हम आ जाएंगे। हाँ, मीरा देवी, उम्र 70 साल, वॉक कर लेती हैं, लेकिन थोड़ी भूलने की दिक्कत है। हाँ, आप उसी तरह लिख दीजिए फाइल में। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आगे बोली, हाँ बेटा तो इमोशनल हो जाता है, पर मैंने ही समझाया है कि ओल्ड एज होम में ही अच्छा रहेगा। हम भी चैन से रहेंगे और उनको भी पूरा ध्यान मिलेगा। बस एक काम है, कल सुबह उनसे पेपर पर साइन करा लेने हैं। उनको बोलेंगे कि ये मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर हैं। कुछ सेकंड का सन्नाटा। शायद सामने से कोई सवाल आया था। काव्या ने हल्का सा हंसकर कहा, गिल्टी? नहीं मैडम, 5 साल से झेल रही हूँ उन्हें। अब मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। जो जगह उनकी है वहीं भेज रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? मुझे लगा मैं वहीं दरवाजे पर गिर जाऊंगी। ओल्ड एज होम,
मेरे लिए नहीं, उनके आराम के लिए। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरा स्वाभिमान, किसी की नज़र में कुछ नहीं। मैं धीरे से अपने बिस्तर पर वापस आकर बैठ गई, पर अब मैं वो डरी हुई, रोती हुई मीरा नहीं थी जो 5 साल पहले जयपुर आई थी। मेरे भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ मजबूत भी हो रहा था। मैंने तय कर लिया, मैं खुद को किसी ओल्ड एज होम की फाइल में नंबर बनकर नहीं रहने दूंगी। मैंने धीरे धीरे अपनी पुरानी हैंडबैग निकाली। अंदर जो कुछ जरूरी था वो सब पहले से रखा रहता था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एफडी की रसीदों की कॉपी, थोड़े नकद नोट और एक छोटी सी डायरी जिसमें कुछ नंबर लिखे थे। मेरे पुराने बैंक मैनेजर, हमारे फैमिली वकील देशमुख साहब और मेरी बचपन की सहेली सरला का नंबर। मैंने हल्की रोशनी में सब चेक किया। सब वहां था। ऊपर वाली मंजिल से काव्या की चप्पलों की आवाज आई। वो कॉल खत्म करके ऊपर अपने कमरे में जा रही थी। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। मैंने चप्पल पहनी, धीरे से अपना अलमारी खोला। 2 जोड़ी साड़ी, एक शॉल और थोड़े कपड़े एक पुराने छोटे बैग में डाल लिए। ज्यादा सामान उठाने का मतलब था शोर, शक और सवाल। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की, टॉर्च भी नहीं जलाई। धीरे धीरे कदम घसीटते हुए इस तरह चली जैसे हर रोज बाथरूम जा रही हूँ। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए मैंने एक बार रोहन की फैमिली फोटो की तरफ देखा। उसमें हम तीनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर में सब कितने खुश दिख रहे थे और हकीकत में मैं उस घर से चोरी छिपे निकल रही थी जैसे कोई चोर। किचन के पास से होकर मैं पीछे वाले दरवाजे तक पहुंची। यही दरवाजा रोज दूध वाले और सब्जी वाला इस्तेमाल करते थे। बाहर गली थी। मैंने सांस रोककर कुंडी खोली। एक पल को लगा दरवाजा चरमराएगा और वो दोनों उठ जाएंगे, पर भगवान ने शायद उस रात मेरा साथ देने का ठान लिया था। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। 5 साल बाद पहली बार मुझे लगा जैसे सच में सांस आ रही है। गली सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया, कुंडी बाहर से लगा दी ताकि उन्हें लगे कि सब पहले जैसा ही है। मैं सड़क की तरफ चलने लगी। हर कदम पर मेरे मन में एक ही बात थी, आज मैं अगर डर गई तो कल से मेरी जिंदगी किसी फॉर्म पर लिखे गए सीनियर सिटीजन डिपेंडेंट शब्दों तक सीमित हो जाएगी। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद मुझे मुख्य सड़क दिखी। कुछ ऑटो वाले कोने पर खड़े थे, चाय पी रहे थे। मैंने हिम्मत करके एक ऑटो वाले के पास जाकर कहा, बेटा स्टेशन रोड चलोगे? उसने ऊपर नीचे मुझे देखा। सादी सूती साड़ी, हाथ में पुराना बैग, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और जिद दोनों। चलेंगे माई, बैठ जाओ। ऑटो में बैठते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चुपके से अपना मोबाइल निकाला। लो बैटरी दिखा रहा था, पर अभी के लिए इतना काफी था कि जरूरत पड़ने पर किसी को कॉल कर सकूं। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे मुड़कर उस घर की तरफ नहीं देख रही थी जिस घर को मैं 5 साल से अपना घर कहती थी। असल में वो बस एक जगह थी जहां से मुझे निकालने की प्लानिंग हो रही थी। सच तो यह था कि वो घर कागजों में आज भी मेरे नाम था, पर ये बात अगले दिन से पहले किसी को पता नहीं चलने वाली थी। स्टेशन रोड के पास एक साधारण साफ सुथरा लॉज था जिसका बोर्ड मैंने कई बार पहले भी देखा था, शांति निवास लॉज, फैमिली के लिए सुरक्षित ठहराव। मैंने ऑटो वाले से वहीं रुकने को कहा। काउंटर पर बैठे मध्यम उम्र के अंकल ने मुझे देखकर हल्का सा चौंक कर पूछा, जी कितने दिन रुकना है माताजी? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, पहले एक ही दिन लिख दीजिए, आगे देखेंगे। उन्होंने आधार कार्ड देखा, फॉर्म भरा और मुझे एक छोटा साफ कमरा दे दिया। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरे पैर दर्द से कांप रहे थे, पर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये कमजोरी के नहीं, पहली बार अपने लिए खड़े होने के आंसू थे। मैंने अपनी छोटी डायरी खोली और सबसे पहले देशमुख साहब का नंबर घेरा। वो हमारे पुराने फैमिली वकील थे। कई साल पहले शरद जी ने ही मुझे समझाया था, मीरा जिंदगी में कभी भी मुश्किल आए तो सीधा देशमुख को फोन करना, ये हमारे कागजों की पूरी कहानी जानता है।
अगली सुबह मैं सबसे पहला फ़ोन उसी को करने वाली थी। उस रात मैंने एक फ़ैसला और किया। मैं सिर्फ़ खुद को नहीं बचाऊँगी, मैं अपने जैसी और औरतों को भी बताऊँगी कि बुढ़ापा भी इज़्ज़त माँगता है और इज़्ज़त कभी भीख माँग कर नहीं, अपनी हक़ से ली जाती है। कमरे की हल्की पीली रोशनी में मैंने छत की तरफ देखा और धीरे से कहा, शरद जी, आज आपकी मीरा ने पहली बार अपने लिए कदम उठाया है। पता नहीं आगे क्या होगा, पर अब मैं किसी का बोझ बनकर नहीं, अपने पैर पर खड़ी होकर जिंदगी जीऊंगी। बाहर सड़क पर किसी ट्रक की आवाज आई। कमरे की खिड़की हल्का सा कांपी। मेरी जिंदगी भी अब कांपने से निकलकर हिलने डुलने लगी थी। पर अभी तो ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह जब रोहन और काव्या मेरे कमरे को खाली पाकर घबराएंगे, जब मेरे फोन पर मिस्ड कॉल की लाइन लगेगी, तब उन्हें पहली बार एहसास होगा कि जिस बोझ को वो ओल्ड एज होम भेजने वाले थे, वो बोझ नहीं, एक पूरी तूफान है जो अब उनकी तरफ ही मुड़ने वाला है। और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई। सुबह मेरी आंख अपने आप नहीं, मोबाइल की लगातार वाइब्रेशन से खुली। कमरे में हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और मेरे बेड के पास रखे बैग से ट्रिंग 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 की आवाज़ आ रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर देखा, रोहन, 15 मिस्ड कॉल काव्या, 9 मिस्ड कॉल व्हाट्सएप पर भी मैसेज की लाइन लगी थी। मम्मी, आप कहाँ हैं? प्लीज़ रिप्लाई, हम बहुत डर गए हैं। मम्मी, अगर आप नाराज़ हैं तो बात करके सुलझा लेते हैं। मैंने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक बस देखते रहने के बाद मोबाइल साइलेंट पर रख दिया। रात में जो मैंने सुना था, उसके बाद ये चिंता वाले मैसेज मुझे केवल दिखावा लग रहे थे। मैंने नल से ठंडा पानी लिया, मुंह धोया, आईने में खुद को देखा। थकी हुई बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक औरत जो पहली बार अपने लिए खड़ी हुई थी। मेरे बाल थोड़ा बिखरे थे, आंखों के आसपास झुर्रियां साफ दिख रही थीं, पर आंखों में जो चमक थी वो मैंने सालों से नहीं देखी थी। नहाने के बाद मैंने अपनी साधारण सूती साड़ी पहनी, बाल बांधे और सबसे पहला काम किया। डायरी खोली। देशमुख साहब का नंबर सामने लिखा था, एडवोकेट एस.के. देशमुख, फैमिली केस, प्रॉपर्टी विल। मेरे हाथ थोड़े कांपे, लेकिन मैंने कॉल कर ही दी। हेलो, उधर से भारी पर शांत आवाज आई। देशमुख जी, मैं मीरा बोल रही हूँ, मीरा देवी, अजमेर वाली, शरद प्रसाद की पत्नी। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने कहा, अरे मीरा जी, इतने साल बाद आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आप कैसी हैं? शरद जी के जाने के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं ठीक नहीं हूँ देशमुख जी, और इसी वजह से फ़ोन किया है। मुझे आपसे तुरंत मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है, मेरे बेटे और उस जयपुर वाले घर के बारे में। उनकी आवाज़ तुरंत गंभीर हो गई। आप अभी जयपुर में हैं? जी, स्टेशन रोड के पास एक लॉज में रुकी हूँ। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, 10 बजे मेरी चेंबर में आ जाइए। पता वही पुराना है, MI रोड के पास, देशमुख एंड एसोसिएट्स। मैं आ जाऊंगी। कॉल कटते ही मोबाइल फिर बज उठा, इस बार रोहन का। मैंने कुछ सेकंड उसे बजने दिया, फिर छोटा सा मैसेज टाइप किया, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे समय चाहिए, जब बात करनी होगी मैं खुद कॉल करूंगी। बस इतना। ना बेटा ना माँ नाराज है, कुछ नहीं। लॉज वाले अंकल से मैंने चाय और 2 ब्रेड मंगवाए, जल्दी जल्दी खाया, बैग उठाया और ऑटो लेकर MI रोड की तरफ चल पड़ी। जयपुर की सुबह हमेशा की तरह गुलाबी थी, पर आज मुझे ये शहर बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे ये भी मेरी नई शुरुआत का हिस्सा हो। देशमुख जी का ऑफिस पहले जैसा ही था, पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर रजिस्टरों की हल्की सी महक, दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर और नीचे छोटी सी अगरबत्ती की राख। मैं अंदर गई तो उन्होंने खुद उठकर मेरा स्वागत किया। आइए मीरा जी, बैठिए, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? मैं बैठते ही रो नहीं पड़ी। ये मेरे लिए खुद एक जीत थी। मैंने धीरे धीरे पिछली रात की पूरी बात उन्हें बता दी। कैसे? मैंने काव्या को फोन पर ओल्ड एज होम से बात करते सुना, कैसे वो मुझे बिना पूछे वहां भेजने की योजना बना रहे थे, कैसे मैंने रात में घर छोड़ दिया। देशमुख जी ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में बस हूँ,
कहते, नोट्स बनाते। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मीरा जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपने जो किया वो गलत नहीं था, ये आपका हक था। आप बालिग हैं, समझदार हैं, मानसिक रूप से फिट हैं, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें रह सकती हैं, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कहीं नहीं भेज सकता, न बेटा, न बहू, न कोई संस्था। उन्होंने रजिस्टर से एक पुराना फाइल निकालकर मेरे सामने रखा। ये याद है, मैंने फाइल पर नाम देखा, शरद प्रसाद, लास्ट विल एंड प्रॉपर्टी पेपर्स। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको याद है जब शरद जी का विल बना था तो उन्होंने जयपुर वाला घर किसके नाम रखा था? मैंने धीमी आवाज में कहा। आपने और शरद जी ने उस दिन समझाया था, घर मेरे नाम ट्रस्ट में रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। रोहन बस रहने वाला होगा, मालिक नहीं। लेकिन बाद में मैंने दोबारा वो पेपर कभी नहीं देखे। देशमुख जी मुस्कुराए नहीं, पर उनकी आंखों में सुकून सा दिखा। तो अच्छी बात यह है कि आपने उस समय जो साइन किए थे वो सब अभी भी वैध हैं। आप उस जयपुर वाले घर की लीगल ओनर हैं। रोहन और काव्या सिर्फ रह रहे हैं, मालिक नहीं हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप उन्हें नोटिस देकर कह सकती हैं कि वो घर खाली करें। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मतलब वो लोग मुझे घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे थे जबकि घर मेरे नाम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैसा आपने बताया, हाँ, और ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, कानूनी तौर पर भी गलत है। ये बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की कैटेगरी में आता है। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, देशमुख जी, मैं बदला नहीं लेना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आगे से वो मुझे खिलौना समझकर इधर उधर न घुमाए। मैं खुद की इज्जत वापस चाहती हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे बड़ा सबक भी होगा। देखिए मीरा जी, भारत में ज्यादातर माता पिता सारी जिंदगी बच्चों के नाम पर लगा देते हैं। घर उनके नाम, दुकान उनके नाम, जमीन उनके नाम है, और खुद के लिए कुछ नहीं छोड़ते। फिर जब बच्चे बदल जाते हैं तो माता पिता के पास न पैसा होता है न रहने की जगह। उन्हें लगता है वो मजबूर हैं। उन्होंने सीधे सीधे आसान भाषा में समझाया, कानून कहता है अगर माता पिता किसी बच्चे को सिर्फ इस शर्त पर प्रॉपर्टी देते हैं कि वो उनकी सेवा करेगा और बाद में वो सेवा नहीं करता, तो माता पिता को अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। आपने तो घर दिया ही नहीं, उल्टा आपके नाम है। आप बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। उनकी बात सुनते सुनते मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ रही थी। उन्होंने पूछा, आपके फाइनेंस का क्या हाल है? फ्लैट बेचकर जो पैसा आया था उसका प्रूफ है आपके पास? मैंने तुरंत अपना बैग खोला, फाइल निकाली, F.D की रिसीट और बैंक पासबुक उन्हें दिखा दी। उन्होंने सब ध्यान से देखा और बोले, बहुत बढ़िया, आपने सबसे बड़ी समझदारी ये की कि पैसा अपने नाम पर अलग रखा। यही आपकी असली ताकत है। अब आपको किसी के रहम पर जीने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने 3 साफ कदम बताए। पहला, बैंक में जाकर अपने सारे खाते, FD और निवेश का स्टेटस अपडेट करवाइए। अगर कहीं रोहन को ऑथराइज्ड साइंट्री बनाया हो तो उसे हटवाइए। दूसरा, उस जयपुर वाले घर के सारे कागजों की एक कॉपी फिर से निकलवा लेते हैं और एक लीगल नोटिस बनाते हैं जिसमें साफ लिखा होगा कि आपके बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। तीसरा, आप इस समय तुरंत उस घर वापस न जाएं। पहले अपना रहने का अलग इंतजाम कीजिए ताकि आप बात भी अपने शर्तों पर कर सके। मैंने पूछा, क्या मैं छोटे से फ्लैट में अलग रहकर भी उन पर केस कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल। आपका केस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि इस बात पर भी कि उन्होंने आपको मानसिक रूप से कितना परेशान किया, कैसे आपको दबाव में रखना चाहा। लेकिन केस से पहले हम उन्हें एक मौका दे सकते हैं, सच मानने का, माफी मांगने का और बदलने का। बस फर्क ये रहेगा कि इस बार गेम के नियम आपने तय करने हैं, वो नहीं। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं ये घर उनसे लेकर किसी और बुजुर्गों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? देशमुख जी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार मुझे नए रूप में देख रहे हों। क्यों नहीं, वो आपका घर है,
आप उसे बेचिए, किराए पर दीजिए या किसी संस्था के लिए इस्तेमाल कीजिए, अधिकार आपका है। बस अभी जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए, पहले आप खुद को स्थिर कीजिए। ऑफिस से निकलते वक्त उन्होंने आखिरी बात कही जो मेरे दिल में सीधी उतर गई। मीरा जी, याद रखिए, दया और मूर्खता अलग चीजें हैं। आप दयालु रहिए, पर खुद को मिटाकर नहीं। उन्हीं शब्दों को मन में दोहराते हुए मैं बैंक की तरफ निकल गई। बैंक में बैठे मैनेजर ने मुझे पहचान लिया। अरे मीरा आंटी, आप अजमेर वाली शाखा से यहाँ शिफ्ट हो गई क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अभी तो मैं खुद भी शिफ्ट हो रही हूँ, जिंदगी में पहली बार अपने लिए। मैंने उनसे अपने सारे खाते का स्टेटमेंट मांगा। जब उन्होंने कंप्यूटर से प्रिंट निकाल कर मेरे हाथ में दिया तो मैं खुद ही चौंक गई। जो रकम मैंने 5 साल पहले लगाई थी वो अब अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। मैंने उलझकर पूछा, इतना कैसे बढ़ गया? उन्होंने बहुत आसान भाषा में समझाया, आंटी, आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा लगाया था, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ऊपर से जो एफडी आपने सालों के लिए रखी थी उस पर कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब ब्याज पर ब्याज जुड़ता गया। आपने पैसा छेड़ा नहीं, इसलिए रकम बढ़ती रही। मैं मन ही मन हंस पड़ी। वो लोग सोचते थे कि मैं उनकी कृपा पर जी रही हूँ, जबकि असल में मैं अपनी मेहनत के पैसे पर जी सकती थी। बस मैंने खुद को छोटा मान लिया था। मैंने उसी बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया, ईमेल अपडेट कराया और साफ निर्देश दे दिए, मेरे बेटे के नाम कोई भी अथॉरिटी, एटीएम या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, ना ही मैं किसी को देने वाली हूँ। आगे से किसी को भी मेरे नाम से कुछ करने दें तो पहले मुझे फ़ोन कीजिए। मैनेजर ने गंभीरता से कहा, घबराइए मत आंटी, आपके बिना साइन के कुछ नहीं होगा। बैंक से निकलकर मैंने अपनी बचपन की सहेली सरला को फ़ोन किया, जो जयपुर के ही किसी और इलाके में रहती थी। हेलो, कौन? सरला, मैं मीरा बोल रही हूँ। अरे ओ पगली, तू जिंदा है अभी भी? मैं तो सोच रही थी तेरा बेटा तुझे अमेरिका भेजकर भूल गया कहीं। उसकी वही पुरानी हाजिर जवाबी सुनकर मैं पहली बार जोर से हंसी। कुछ देर हमने पुराने दिनों की बातें की, स्कूल, कॉलेज, शरद जी, हमारी शरारतें। फिर मैंने धीरे धीरे सब सच बता दिया। रोहन, काव्या, ओल्ड एज होम, मेरा रात में भाग आना। फोन के उस तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सरला बोली, सुन, अभी तू रो मत, तूने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। अगर चाहे तो तू मेरे पास आकर रह सकती है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सरला, इस बार मैं किसी के घर सहारे के लिए नहीं जाऊंगी। मैं अपना घर खुद ढूंढूंगी। बस कभी कभी तेरा फोन और तेरा साथ चाहिए होगा। वो तुरंत बोली, ये तो पक्का समझ ले, और हाँ, अगर तुझे कभी रोना हो ना तो मेरे नंबर पर रो लेना, पर उन लोगों के सामने कभी मत रोना। शाम तक देशमुख जी ने मुझे एक छोटे साफ सुथरे एक कमरे के सेट के बारे में जानकारी भेज दी। एक शांत सी कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर छोटा सा घर, जिस पर लिखा था सिर्फ महिलाओं के लिए किराए पर कमरे। घर की मालकिन एक विधवा आंटी थी, सुशीला जी। मैंने जाकर घर देखा। छोटा सा ड्राइंग रूम, किचन, एक बेडरूम, साफ बाथरूम और बाहर छोटी सी बालकनी जिसमें तुलसी का पौधा रखा था। सुशीला जी ने मेरे चेहरे को गौर से देखकर कहा, बेटी ने निकाल दिया क्या? उनके सीधे सवाल पर मेरी आंखें चौंक गईं, पर उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, इतनी अकेली औरत छोटा बैग लेकर कमरा ढूंढने आए। हम जैसी को देख देख कर तो अब पता चल जाता है कहानी क्या होगी। मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, निकाला नहीं, मैं खुद निकल आई हूँ। अब अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, तो बस ये घर तुम्हारा, किराया इतना होगा और कोई झंझट नहीं, अपना काम खुद कर सकती हो। मैंने कहा, हाँ, अभी भी हाथ पैर चलते हैं। उन्होंने तुरंत कमरे की चाबी मुझे दे दी। उस रात पहली बार बहुत सालों बाद मैं एक ऐसे कमरे में सोने वाली थी जहाँ किसी ने मुझे कमरे में रहो कहकर नहीं भेजा था, बल्कि जहाँ मैं अपने फैसले से आई थी। इसी बीच मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, बोल रही हैं मीरा देवी?
जी, मैं सब इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ, शास्त्री नगर थाने से। आपके बेटे रोहन ने आपके गुम होने की रिपोर्ट लिखाई है। क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपसे मिल सकते हैं? मैं एक पल को घबरा गई, पर फिर मुझे देशमुख जी की बात याद आई। आप बालिग हैं, आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं गायब नहीं हुई हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं खुद अपनी मर्जी से निकली हूँ, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं भगाया। उन्होंने आराम से पूछा, क्या आप अभी अपने बेटे के घर वापस से जाना चाहती हैं? मैंने साफ शब्दों में कहा, नहीं। और ये भी रिकॉर्ड में लिख दीजिए कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हूँ। मैं खुद बैंक, वकील और किराए का घर संभाल रही हूँ। उन्होंने थोड़ा नरमी से कहा, ठीक है आंटी, बस एक बार थाने में आकर अपना बयान दे दीजिए, ताकि बाद में कोई ये न बोले कि आपको जबरदस्ती कहीं रखा गया है। मैं कल आ जाऊंगी। कॉल कटने के बाद मेरे पास सिर्फ एक काम बचा था, रोहन से पहली बार अपने शर्तों पर बात करना। मैंने मोबाइल उठाया, उसके नंबर पर कॉल की। उधर से उसकी घबराई हुई आवाज आई, मम्मी आप कहाँ हैं? आप ठीक हैं? हम लोग मर ही गए थे डर से। ये क्या बच्चा जैसा बर्ताव है? इस बार उसकी आवाज में जो डांट लगी थी, उसने मुझे पुरानी मीरा की तरह कमजोर नहीं बनाया। मैंने पूरी शांति से कहा, मैं ठीक हूँ रोहन, और बच्चे जैसा बर्ताव मैंने नहीं, तुम लोगों ने किया है मेरे बारे में रात के 2 बजे प्लान बनाते हुए। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी आवाज धीमी हुई, आपको सब सुनाई दे गया? एक एक शब्द बेटा। ओल्ड एज होम, पेपर साइन, अब वो बोझ बन गई हैं। कुछ भी नहीं छूटा। वो जल्दी से सफाई देने लगा, मम्मी आपने गलत समझ लिया। काव्या तो बस मैंने बीच में ही काट दिया। रोहन, अब मैं बहाने नहीं सुनूंगी। अगर सच में बात करनी है तो सामने बैठकर करेंगे, लेकिन इस बार मेरी जगह, मेरे समय और मेरी शर्तों पर। मतलब कल शाम 5 बजे जयपुर वाले घर में मिलते हैं। मैं भी वहां आऊंगी अपने वकील के साथ। तुम्हें भी अगर सच्चाई से बात करनी है तो काव्या के साथ आना। और हाँ, इस बार झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि टेबल पर सिर्फ आंसू नहीं, कागज भी होंगे। उसने घबराकर पूछा, वकील? किस बात का वकील? मम्मी, आप हमारे खिलाफ केस कर रही हैं क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा, कल पता चल जाएगा कि कौन किसके खिलाफ क्या कर रहा है। कॉल कटाने से ठीक पहले मैंने आखिरी बात कही, और हाँ, रोहन, कल पहली बार तुम्हें असली सच्चाई पता चलेगी कि जिस घर से तुम मुझे निकालना चाहते थे, वो घर आखिर है किसका। मैंने फोन काट दिया। शाम ढल चुकी थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। अगले दिन शाम 5 बजे उसी घर में जहां मैं 5 साल से चुपचाप सहती रही थी, अब मैं पहली बार अपने बेटे और बहू के सामने खड़ी होने वाली थी। एक माँ की तरह नहीं, एक बेचारा बोझ की तरह नहीं, बल्कि उस घर की असली मालिक की तरह। मेरी उंगलियां अभी से उन प्रॉपर्टी वाले कागजों को कसकर पकड़ने की कल्पना कर रही थीं, और मेरे मन में बस एक सवाल घूम रहा था, कल जब मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाऊंगी तो मेरे बेटे के चेहरे पर पहला भाव क्या होगा? शर्म, गुस्सा या फिर डर? अगले दिन दोपहर भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मैंने अपनी साधारण सूती साड़ी को अच्छी तरह प्रेस किया, बालों में हल्का तेल लगाया और अपनी फाइल में 5 जरूरी चीजें ठीक से लगा लीं। 1. जयपुर वाले घर की ट्रस्ट डीड। 2. बैंक स्टेटमेंट। 3. F.D की कॉपियां। 4. देशमुख जी द्वारा तैयार किया हुआ लीगल नोटिस। 5. और एक सफेद कागज जिस पर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरा जीवन, मेरे फैसले। शाम के करीब 4 बजे देशमुख जी मेरा लेने लॉज पहुंचे। उनकी उम्र 65 से ऊपर थी, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे किसी सैनिक की हो। उन्होंने मुझे देखा और बोले, मीरा जी तैयार हैं? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, आज फैसला होगा, या तो दिल का या कानून का। हम दोनों ऑटो में बैठे और घर की ओर चल पड़े। वो घर जिसे 5 साल तक मैंने अपना समझा, और जहां आज मैं पहली बार अपने अधिकार लेकर जा रही थी। घर के बाहर पहुंचते ही मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। देशमुख जी ने
धीरे से कहा, मीरा जी, याद रखिए, आज आप कोई भीख मांगने नहीं जा रही, आज आप न्याय लेने जा रही हैं। मैंने सिर हिलाया और सीधी रीढ़ के साथ अंदर कदम रखा। रोहन सोफे के पास खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, जैसे रात भर सोया न हो। काव्या थोड़ा पीछे खड़ी थी, होंठ काट रही थी, निगाहें इधर उधर। मुझे देखते ही दोनों एकदम चौंक गए। सबसे पहले रोहन आगे आया। मम्मी, प्लीज बैठ जाइए। आप चलकर आ गईं? आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में डर, शर्म और थोड़ी सी मजबूरी सब था, पर प्यार मुझे कहीं नहीं दिखा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ और आज हम तीनों बात करेंगे खुलकर, बिना झूठ, बिना बहाने। हम सब बैठ गए। 5 साल से जिस घर में मैं चाय परोसा करती थी, आज उसी घर में मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने बैठी थी। काव्या ने धीरे से शुरू किया। मम्मी जी, देखिए, जो कुछ हुआ वो गलतफहमी थी। आप नाराज हो गईं, आप बिना बताए चली गईं, हम भी डर गए। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। काव्या, तुम्हारी रात वाली फोन कॉल क्या भी गलतफहमी थी? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहन ने उसकी तरफ घबरा कर देखा। मैंने अपनी आवाज बिल्कुल शांत रखी। तुमने कहा था कल 10 बजे तक ले आएंगे, पेपर साइन करा लेंगे। 5 साल से झेल रही हूं, अब उनकी जगह वही है। क्या ये भी गलतफहमी थी? काव्या का गला सूख गया। वो बस धीमे से बोली, मम्मी जी, आपने सुना? मैंने कहा, हाँ सुना, पर बस वही नहीं, और भी बहुत कुछ सुना है। 5 साल की तंगदिली, ताने, और वो घर में मत आना जब मेहमान हो वाली बातें भी। रोहन आगे झुककर बोला, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक जाएगी। पर काव्या बातों में बहक गई थी। मैं देशमुख जी ने पहली बार बोलना जरूरी समझा। रोहन, बातों में बहक कर कोई अपनी माँ को ओल्ड एज होम नहीं भेजता, और बिना बताए साइन कराना अपराध है। आप दोनों इसे बहुत हल्का समझ रहे हैं। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने मेज पर फाइल रखी और धीरे से पहला कागज निकाला। ये है उस घर की ट्रस्ट डीड, पढ़ लो। रोहन ने फाइल उठाई। काव्या आगे झुककर देखने लगी। जैसे जैसे उनकी आंखें नीचे जाती रहीं, उनके चेहरे पर रंग उड़ता गया। कागजा साफ साफ कह रहा था, घर की मालकिन मीरा देवी है। रोहन और काव्या सिर्फ रहने वाले हैं, मालिक नहीं। मीरा देवी जब चाहे घर खाली करवा सकती हैं। रोहन की उंगलियां कांप उठीं। मम्मी, ये घर तो, मैंने उसके हाथ से कागज लेकर कहा। हाँ बेटा, ये घर मेरा है, पूरा हक मेरा, और मैं चाहूं तो कल ही तुम्हें नोटिस देकर घर खाली करवा सकती हूँ। काव्या के चेहरे पर पहली बार वही असली रूप आया जो मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी। गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा का मिला जुला रूप। वो तेज आवाज में बोली, तो आप हमें सड़क पर फेंक देंगी? इसी उम्र में अपने बेटे को घर से निकालेंगी? पड़ोसी क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे आप पर। मैंने शांत स्वर में कहा, 5 सालों तक मेरा क्या होता था? जब तुमने मुझे मेहमानों से छिपाया, खाना अलग दिया, कमरे में बंद किया, तब पड़ोसी कहाँ थे? उसकी आंखें फैल गईं। मैंने अगले कागज निकालकर मेज पर रख दिए। ये मेरे बैंक स्टेटमेंट, ये मेरे एफडी, ये निवेश, ये सब 5 साल से बढ़ रहा है। मैं तुम्हारी दया पर नहीं जी रही थी, तुम लोग मेरी अज्ञानता पर जी रहे थे। रोहन ने सिर पकड़ लिया। मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, हाँ रोहन, यही दुख है, तुमने कभी सोचा ही नहीं। बस मान लिया कि बूढ़ी हो गई हूँ, पैसा नहीं है, कहीं जाऊंगी नहीं, इसलिए जैसा चाहोगे वैसा व्यवहार करोगे। काव्या अचानक फट पड़ी। तो आपको क्या चाहिए? पैसे? घर? बदला? मैंने उसे सीधी निगाह से देखा। मुझे मेरी इज्जत चाहिए, मेरा सम्मान चाहिए, और सबसे जरूरी, अपने लिए जिंदगी जीने की आजादी। देशमुख जी ने अंतिम कागज उनके सामने रखा। ये है लीगल नोटिस। इसमें साफ लिखा है कि आप दोनों मीरा जी पर किसी भी तरह का दबाव, भावनात्मक शोषण या बिना उनकी अनुमति का कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। काव्या ने तुरंत कहा, मतलब आप हम पर केस करेंगी? मैंने कहा, अगर मजबूर किया तो करूंगी, लेकिन ध्यान रहे, मैं केस नहीं चाहती, सुधार चाहती हूँ। रोहन धीरे से बोला, मम्मी, क्या आप घर वापस आएंगी? मैंने गहरी सांस ली।
मेरी आंखों में पिछले 5 सालों के अपमान, दर्द और अकेलेपन की धुंध भर आई। नहीं रोहन, मैं वापस नहीं आऊंगी, कम से कम अभी नहीं। मुझे जिंदगी में पहली बार अपने लिए जीना है। तुम लोग अपने फैसले खुद लो। मेरा फ़ोन नंबर है। जब सच में माफ़ी मांगनी हो दिल से, तब कॉल करना। आज मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ और अब कभी नहीं डरूंगी। कमरे में एकदम शांत थी। मैं उठी, फाइल बंद की, अपनी साड़ी ठीक की। रोहन की आंखें भर आई थीं। काव्या कुछ कहना चाह रही थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने आखिरी बार घर को देखा। वही दीवारें, वही फर्श, वही जगह जहां मैं कभी अपनी चाय रखती थी। लेकिन आज उसका कोई भाव नहीं उठ रहा था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैंने कहा, जो मुझसे लेना चाहते थे वो सब खो दिया, और जिसे तुम बोझ समझते थे वहीं आज अपने पैर पर खड़ी है। देशमुख जी मेरे साथ बाहर आए। हम दोनों पैदल चलते हुए मुख्य गेट से बाहर निकले। जैसे ही घर का गेट बंद हुआ, मुझे अचानक महसूस हुआ मैंने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, मैंने अपनी पूरी पुरानी जिंदगी बंद कर दी थी और नई जिंदगी का दरवाजा मेरे लिए खुल चुका था। थोड़ी दूरी चलने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, शरद जी, आपकी मीरा ने आखिरकार अपना हक ले लिया। अब मैं अपने नए घर लौट रही थी, जहां मैं किसी की माँ नहीं, किसी की बोझ नहीं, बल्कि बस मीरा थी। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे थे। आपका हर छोटा सपोर्ट किसी मीरा जैसी औरत को नई हिम्मत देता है।